हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा। 11th क्लास के स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इतनी ज्यादा बार पूछा गया कि शायद ही कोई सेशन ऐसा गया हो जब मैंने एक क्वेश्चन पेपर में नहीं देखा है। तो हम चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। ये है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आज स्टडी करना है। क्वेश्चन ऊपर लिखा है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। यहां तो मैंने ये हेडिंग की फॉर्म में लिखा है, लेकिन जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से पूछा जाएगा प्रूव दैट या शो दैट। ऊपर लिखा होगा क्या, या तो लिखा होगा प्रूव दैट या लिखा होगा शो दैट, एक ही बात है। न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। अब जैसा कि आपको अब तक पढ़ाया जा चुका है कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन 3 है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक बार छोटा सा रिकैप दिखाएंगे तीनों लॉज का, लेकिन उसमें से सिर्फ सेकेंड लॉ को, ना ही फर्स्ट लॉ ना ही थर्ड लॉ को, सेकेंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन कहा गया है और हमें उसे साबित करके भी दिखाना है कि वही रियल लॉ है। तो अब बच्चे सोचेंगे कि अगर ये रियल है, इसको रियल लॉ कह रहे हैं, तो बाकी सब अनरियल है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसे रियल लॉ इसलिए कहा जाता है, नीचे आंसर लिखा है, इट इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ as well as third law can be proved using this law। हम सेकेंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, और थर्ड लॉ भी, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा, एक्शन एंड रिएक्शन, दोनों लॉज इस लॉ से प्रूव किए जा सकते हैं। यानी अगर कोई इंसान सीधे सेकेंड लॉ पढ़ ले तो वो फर्स्ट लॉ को भी समझ सकता है और थर्ड लॉ को भी समझ सकता है या साबित कर सकता है। तो ये हम आपको करके दिखाएंगे अभी। जैसा कि यहां लिखा है, टू प्रूव फर्स्ट लॉ, कि फर्स्ट लॉ को हम प्रूव करेंगे सेकंड लॉ की हेल्प से, और फिर ऐसे ही थर्ड लॉ के लिए भी करेंगे। लेकिन उससे पहले, ये सब करने से पहले आपको एक ओवरव्यू याद दिला दें, जिससे आपको प्रूव करते समय बार बार पीछे ना जाना पड़े। ये आपके सामने एक जो नया बोर्ड आ गया है, उसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीनों हेडिंग्स लिखी हैं। और मैं शॉर्टकट में बहुत जल्दी से याद दिला देता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता था, इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आसान भाषा में बोलें तो बॉडी, कोई भी बॉडी जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। और मोशन में रहेगा कैसे, जैसा है वैसे ही मोशन में रहेगा, मतलब ना उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, यानी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा और उसी लाइन में चलता रहेगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे मजबूर न किया जाए। मजबूर किया जाने का मतलब, रुका है तो उसे चलने के लिए मजबूर न किया जाए, चल रहा है तो रोकने के लिए, या वेलोसिटी कम करने के लिए, या वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, या डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो बिल्कुल बेसिक भाषा में समझ लें कि बॉडी जैसा है वैसा ही रहता है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगे, और वो एक्सटर्नल फोर्स इतनी होनी चाहिए जो उसे मजबूर कर दे अपनी कंडीशन को चेंज करने के लिए, अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। स्टेट रेस्ट वाली भी, मोशन वाली भी, वेलोसिटी बढ़ाने वाली, वेलोसिटी कम करने वाली, डायरेक्शन चेंज करने वाली। तो ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब इसे मैंने इसीलिए रिकैप कराया कि जब हम फर्स्ट लॉ को
सेकेंड लॉ की हेल्प से प्रूव करेंगे तो बार बार ये ना बताना पड़े कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था। क्या था? न्यूटन फर्स्ट लॉ, बॉडी जैसा है वैसा ही रहेगा अगर उस पर फोर्स न लगे। अब बारी आती है न्यूटन के सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, इट स्टेट्स दैट द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यही वो एकमात्र लॉ था जिसमें फॉर्मूला भी है। क्या है लॉ? द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट 1 आ जाता है, तो हम ऐसा भी लिख देते हैं, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आपका सेकेंड लॉ है, जिसमें आप P की जगह mv पुट कर देते हो, क्योंकि P मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। फिर आप m को डिफरेंशिएशन से बाहर निकालते हो, dv/dt को a लिख देते हो। अभी करेंगे बाद में, लेकिन सेकेंड लॉ सब बच्चों को याद आ गया है, पता होना चाहिए कि फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज होता है, और जितनी ज्यादा फोर्स लगाते हैं उतना ज्यादा तेजी से मोमेंटम चेंज होता है। और थर्ड लॉ, ये तो आपने पिछली क्लास में जस्ट पढ़ा है, इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, और उसका मैंने आपको यहाँ कल एग्जाम्पल बताया था, जो मैंने डायग्राम यहाँ दोबारा बना दिया है ये पहले से ही, कि ये जो बॉक्स है जो आप इस टेबल पर रखा देख रहे हो, ये बॉक्स का नाम A है और टेबल का नाम B है, यानी ये दो बॉडीज हैं, एक बॉक्स एक बॉडी, टेबल दूसरा बॉडी। और बॉक्स टेबल पर रखा होने की वजह से बॉक्स एक फोर्स लगा रहा है टेबल पर, उस फोर्स को हम FAB बोल देते हैं। FAB का मतलब क्या है? FAB क्या है? ये फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B। और ये फोर्स क्यों लगती है, मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि बॉडी को खींच रही है अर्थ अपनी तरफ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बॉडी का वेट है। अब बीच में आ गया ये बेंच, तो वो जो फोर्स सारी नीचे लग रही थी वो बेंच को झेलनी पड़ेगी। तो बॉडी A इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन B विच इज द वेट ऑफ द बॉडी। उस फोर्स की वैल्यू mg है, डिनोट आपने उसे FAB से किया है। लेकिन आपको बताया था कि जब A B पर फोर्स लगाएगा तो B भी A पर फोर्स लगाएगी, और B A पर कितना फोर्स लगाएगी उसको हम शो करते हैं ऐसे। ये जो आपका एरो दिख रहा है ब्लू कलर से, ये वो फोर्स है जो B ने A पर लगाया है, और इस फोर्स को हम FBA बोल सकते हैं। और FBA क्या होगी? फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन A। फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन A। और क्योंकि A ने B पर फोर्स पहले लगाया, क्योंकि बेंच पर जैसे आप ऑब्जेक्ट रखोगे, ऑब्जेक्ट पहले फोर्स लगाएगा बेंच पर, तो इस FAB को एक्शन बोलते हैं। उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन B ने A पर लगाया, यानी इस FBA को रिएक्शन बोला जाता है। और चूंकि मैंने बताया था ये सरफेस के हमेशा 90 डिग्री पर होता है, इसलिए इसे नॉर्मल रिएक्शन भी कहा जाता है। और लॉ क्या कहता है कि इस R की वैल्यू और mg की वैल्यू बिल्कुल इक्वल होती है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, यानी A B पर जितना फोर्स लगाता है B भी A पर उतना ही फोर्स लगाता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। ये हम यहाँ आपको प्रूव करके दिखाएंगे, अभी तो सिर्फ लॉ बता दिया कि जी ऐसा ऐसा होता है। अब आपको क्या पता कि A B पर कितनी फोर्स लगा रहा है और उतनी ही फोर्स B A पर लगा रहा है।
तो ये बातें साबित की जाएंगी अभी आपके सामने, मैथमेटिकली साबित होंगी। कौन सा लॉ का इस्तेमाल करके? ये वाला लॉ। इस लॉ को हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ को भी प्रूव करने के लिए और थर्ड लॉ को भी प्रूव करने के लिए। इसीलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं कि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। तो चलो दिखाते हैं। पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ प्रूव करते हैं यूजिंग सेकेंड लॉ। तो वापस आ गए हम अपने मेन टॉपिक पर। मैंने पहले ही लिख दिया है कि हम टू प्रूव फर्स्ट लॉ, हम फर्स्ट लॉ को प्रूव करेंगे यूजिंग कौन सा? सेकेंड लॉ। तो हम यहां तो सबसे पहले यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, क्योंकि हमें सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करके ही फर्स्ट लॉ को प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू dp बाय dt। और लैंग्वेज में अगर बोलें तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और p मोमेंटम होता है, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। dp का मतलब चेंज इन मोमेंटम और dt का मतलब चेंज इन टाइम। ये डिफरेंशिएशन आपको सेकेंड यूनिट में बहुत अच्छी तरह करा दिया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। अब आप p की वैल्यू यहां पुट कर लें तो आपके पास d, p की जगह आपने mv पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय dt आ गया है। अब जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। और वैसे भी लॉजिकली आप देखो, d स्टैंड्स फॉर चेंज, स्मॉल चेंज है लेकिन चेंज तो है, चेंज ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जब किसी बॉडी पर फोर्स लगती है ना तो उसका मास नहीं चेंज होता, उसकी क्या चेंज होती है? वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये मास तो चेंज ही नहीं हो रहा। जो चीज चेंज नहीं हो रही उसको डी के अंदर रखना नहीं, क्योंकि डी तो चेंज है। चेंज हो कौन सी चीज रही है? वेलोसिटी। इसीलिए ये लॉजिक है कि कांस्टेंट्स को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन मींस चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी, एंड इफ द क्वांटिटी इज नॉट चेंजिंग देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द चेंज इन दैट बॉडी, वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट्स बाहर आ गया। अब dv बाय dt का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। और आप जानते हो कि dv बाय dt को एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहां लिखा जाएगा सिंस dv बाय dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये भी हमने काइनेमेटिक्स यूनिट में आपको पढ़ा दिया था। अब आपने सेकेंड लॉ का फॉर्मूला लिखा, उसमें मोमेंटम की वैल्यू डाली, डिफरेंशिएशन करते हुए मास को बाहर निकाला, ये आ गया। अब मैं लिखता हूं इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यहां तो सेकेंड लॉ कह रहा था फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम चेंज होगा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर फोर्स न लगाया जाए तो इस फॉर्मूले में देन F को हमें फॉर्मूले में क्या रखना होगा? 0, क्योंकि हम कह रहे हैं हम एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। तो F फॉर्मूले में 0 रखेंगे तो देयरफॉर ma की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। फोर्स को 0 रखा तो ma की वैल्यू 0 हो गई। अब ma की वैल्यू 0 हो जाने का मतलब है मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट 0 है। दो चीजों की मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। लेकिन आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था कि दुनिया में किसी भी बॉडी का मास कभी 0 नहीं होता,
वेट जीरो हो सकता है। आप कितने भी ज्यादा मास की बॉडी को यूनिवर्स में, ये स्पेस में ले जाओ, स्पेस में ले जाएंगे तो उसे खींचने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो बॉडी का वेट भी नहीं होगा, इसलिए वेट जीरो हो सकता है। मास इज नेवर जीरो, मास इज द एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। अब आपको यहां दिख रहा है कि मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जीरो है, लेकिन आप जानते हो सिंस m इज नेवर जीरो, क्योंकि मास तो कभी जीरो होता नहीं, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो आ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ही जीरो होगा। दोनों में से एक को जीरो होना पड़ेगा अगर मल्टीप्लाई जीरो आ रही है, या फिर दोनों को ही, दोनों जीरो होंगे तब भी आंसर जीरो आएगा, दोनों में से एक जीरो होगा तब भी। m तो होना ही नहीं है कभी जीरो, ये तो इम्पॉसिबल है, तो a ही जीरो हुआ, यानी एक्सेलरेशन सिंस m इज नेवर जीरो देयरफॉर a इज इक्वल टू जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो हो जाने पर हम क्या करेंगे जिससे कि आपका फर्स्ट लॉ प्रूव हो जाए? हम करेंगे इफ u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी की बात कर रहे हैं, जिस पे हम फोर्स लगा रहे थे तो उसमें मोमेंटम चेंज हो रहा था, और अब हम उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, जिसका मास ये m है जो नेवर जीरो है। अगर उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए u, देन इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम स्मॉल t इज, अगर जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट कर दें, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या होगी? v इज इक्वल टू u प्लस at। ये फॉर्मूला बच्चों ने देखा हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फॉर्मूला है किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी पता हो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालने का। अब आपको पहले ही बोल दिया कि हमने अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई तो एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, तो यहां जब आप एक्सेलरेशन जीरो पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू u हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो है, और एक्सेलरेशन क्यों जीरो है? क्योंकि आप बोल रहे हो हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। अब एक्सटर्नल फोर्स न लगाने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ये चीज जीरो होने पर v इज इक्वल टू यू आ गया, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, या जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी है, और जब इनिशियल वेलोसिटी जितनी है उतनी ही फाइनल वेलोसिटी है, कितने भी समय बाद आप टाइम 10 सेकेंड 20 सेकेंड 50 सेकेंड 100 सेकेंड कुछ भी रखोगे, कितने भी समय बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालोगे वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल ही आएगी। और इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो बॉडी जैसा पहले था, यानी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी रेस्ट में थी तो u जीरो होगा, और 5 मीटर पर सेकेंड थी तो 5 ही मीटर पर सेकेंड, वही उसकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी। दिस shows that if no external force is applied on a body, आपको ये लाइन लिखनी है, दिस शोज दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, द बॉडी या द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। नोट्स में ऐसा ही लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज नहीं होगी, यानी जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। 0 थी तो फाइनली भी 0 रहेगी, 5 थी तो 5 ही रहेगी, 10 थी तो 10 ही रहेगी। तो यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि अगर बॉडी पर
कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए जाए तो बॉडी जैसा पहले था वैसा ही रहता है, चाहे कितने भी समय बाद देख लो। तो ये आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ प्रूव कर दिया सेकेंड लॉ की हेल्प से। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं शॉर्टकट में कि फर्स्ट लॉ प्रूव करने के लिए आपने सेकेंड लॉ का इस्तेमाल किया और बोला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सटर्नल फोर्स लगाने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। वो मोमेंटम की वैल्यू रखी, डिफरेंशिएट वगैरह किया, तो आपके पास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया। और अब आप कह रहे हो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स न लगाऊं तो नहीं लगाओगे, तो एफ को जीरो रखा, एफ को जीरो रखते ही मास एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जीरो आया, और चूंकि मास कभी जीरो नहीं होता तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो आप उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी से कुछ समय बाद, टी टाइम बाद, जब फाइनल वेलोसिटी निकालोगे तो जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी ही फाइनल वेलोसिटी आएगी, कितनी भी देर बाद निकाल लो, जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जीरो है तो जीरो ही रहेगी। तो इससे प्रूव होता है if no external force is applied on the body then the body will remain as it is रहेगी, जैसा है वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो ये आपने फर्स्ट पार्ट किया है इस क्वेश्चन का। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। आपको क्वेश्चन मैंने बताया अभी क्या आएगा, प्रूव दैट या शो दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। आप पहली लाइन ये लिखोगे, न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ कैन बी प्रूव्ड यूजिंग दिस लॉ। और फिर आप ये करोगे टू प्रूव फर्स्ट लॉ यूजिंग सेकंड लॉ, ये पूरा करेंगे, और उसके बाद यही हेडिंग बदल जाएगा टू प्रूव न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ यूजिंग सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ से ही फर्स्ट लॉ प्रूव होगा और सेकंड लॉ से ही थर्ड लॉ प्रूव होगा। तो चलें थर्ड लॉ भी प्रूव करके दिखा देते हैं, लगे हाथ। तो ये आपके सामने पेश करते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन वही है, न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, और वही लिखा है सब कुछ कि रियल लॉ इसलिए है क्योंकि इससे फर्स्ट लॉ भी और थर्ड लॉ भी प्रूव हो सकता है। फर्स्ट लॉ भी आपने प्रूव किया कि एक्सटर्नल फोर्स अगर न लगाई जाए तो बॉडी जैसा है वैसे ही रहता है, कितनी उसकी वेलोसिटी है उतनी रहती है, जीरो है तो जीरो रहती है। अब हम चलते हैं इसी सेकंड लॉ से थर्ड लॉ को प्रूव करने, टू प्रूव थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ प्रूव करने के लिए मैंने एक सिचुएशन लिया है जो आप पहले भी देख चुके हो। ये एक बॉडी है जिसका नाम है ए, और जो दूसरी बॉडी है उसका नाम है बी, और आपको ये प्रूव करना है कि ए ने बी पर जितना फोर्स लगाया क्या कहेंगे उस फोर्स को, एफ ए बी, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, जो मैंने बताया था उसका वेट होता है, उतना ही फोर्स बी भी ए पर लगा रहा है। आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं। अभी मेरे को ये पता नहीं है कि एफ ए बी ने कितना फोर्स लगाया, यानी ए ने बी पर कितना फोर्स लगाया और बी ने ए पर कितना फोर्स लगाया। हाँ ये पता है दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, यानी ए बी पर लगा रहा है और बी ए पर लगा रहा है, लेकिन वो इक्वल है और ऑपोजिट है, ये हम आपको दिखाएंगे प्रूव करके, साबित करके। तो देखो सबसे पहले एफ ए बी को मैंने क्या बोला था, तो मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक एफ इक्वल होता है dp बाय dt के।
होता है। अब अगर मैं फोर्स की जगह एफ ए बी लिख दूं, एफ ए बी का मतलब ए ने जो फोर्स लगाई बी पर, एफ ए बी इज द फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। तो फोर्स लग किस पर रही है? बी पर। लगा कौन रहा है? ए। तो जिस पर फोर्स लगती है उसका मोमेंटम चेंज होता है। वेयर पीबी क्या है? मोमेंटम ऑफ बी। और डीपीबी क्यों लिखा है? क्योंकि ए ने जब बी पर फोर्स लगाई तो बी का ही तो मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स लगाने वाले का नहीं। जिस पर फोर्स लग रही होती है उसका मोमेंटम चेंज होता है। तो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करा कि ए ने बी पर फोर्स लगाई, वो फोर्स एफ ए बी है, जिससे बी का मोमेंटम चेंज हुआ। सिमिलरली एफ बी ए अगर हम फाइंड आउट करें तो एफ बी ए को हम क्या कहेंगे? बी ने जितनी फोर्स ए पर लगाई है, और वही लॉ यहां पर भी लागू होगा। अब बी ने ए पर फोर्स लगाई, तो ए पर फोर्स लगी तो मोमेंटम भी किसका चेंज होगा? ए का। वेयर पी ए इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए। अभी हमें ये तो पता है ए बी पर फोर्स लगा रहा है और बी ए पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट है। इसी बात को हमें साबित करना है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और ऑपोजिट भी। ये साबित करने के लिए हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं और इनको ऐड कर देते हैं। क्या करा है हमने? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे एफ ए बी प्लस एफ बी ए। इक्वेशन ऐड करने में लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होती है, और आर एच एस यानी राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के साथ ऐड होती है। और हम यहां लिखेंगे डी पी बी अपॉन डी टी, ये वाला चीज, और प्लस डी पी ए अपॉन डी टी। तो एफ ए बी और एफ बी ए लेफ्ट हैंड साइड के दोनों फोर्सेस ऐड हो गए, और राइट हैंड साइड के दोनों ये जो टर्म्स हैं वो ऐड हो गई, डी पी वी ए बाई डी टी। अब इस इक्वेशन का अगला लाइन मैं यहां लिख रहा हूं, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू, अब मैथ्स की बात है सिंपल, डी बाई डी टी और डी बाई डी टी क्या आ जाएगा? बोलो। कॉमन। और कॉमन आ जाने के बाद आपके पास अंदर पी बी प्लस पी ए बचेगा, जिसे आप पी ए प्लस पी बी भी लिख सकते हो। वैसे ऑर्डर कोई भी लिखें उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना। अगर आप इसे पी बी प्लस पी ए लिखो या पी बी प्लस पी ए तब भी कोई बात नहीं है, पी ए प्लस पी बी लिखो तब भी कोई बात नहीं है। एडिशन में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्शन में पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा ठीक लगे इसलिए लिख दिया। अब आती है सबसे मेन बात। बच्चों देखकर बता सकते हैं सारे बच्चे, क्या बेंच मूव कर रही है? नहीं,
बेंच अगर मूव नहीं कर रही है तो पीबी का वैल्यू जो कि बेंच का मोमेंटम है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। इस केस में आप पहले ही बोल चुके हो कि बेंच के ऊपर बक्सा रखा है, तो बेंच तो मूव कर नहीं रही, बक्सा भी मूव नहीं कर रहा, बोथ आर एट रेस्ट। तो चूंकि बेंच नहीं मूव कर रही तो पीबी मोमेंटम ऑफ बी 0 है एंड बक्सा भी मूव नहीं कर रहा, इट इज रेस्टिंग ऑन द बेंच, आराम कर रहा है बेंच पर, तो उसका खुद का मोमेंटम भी 0 है। यानी दोनों बॉक्स का भी और बेंच का भी, ए और बी दोनों का इंडिविजुअल मोमेंटम 0 है, जैसा कि सामने दिख भी रहा है और हमने पहले ही सपोज किया था कि अ बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन द बेंच। तो चूंकि यहां लिख रहा हूं मैं ये, सिंस पीबी एंड पीए दोनों 0 हैं, ए सी 0 होने पर ये पूरा राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। देयरफॉर एफ ए बी प्लस एफ बी ए 0 आ गया। और अब आप एफ बी ए को अगर राइट साइड में ट्रांसफर करते हो तो ये आप छोटी क्लास से ही जानते हो कि ट्रांसफर करने पर प्लस जो है वो माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाएगा। और इस लाइन को देखकर आपकी वेक्टर्स की नॉलेज से पता चल रहा है, वेक्टर चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में लेकिन ऑपोजिट होते हैं अगर डायरेक्शन में, तो वो नेगेटिव लिखा जाता है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर करके एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, मैं बच्चों को हर बार बोलता हूं, वैसे तो ऐसा जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, ना हो ऐसा तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक बैकअप के तौर पे आपके सभी लेक्चर्स आपके मोबाइल ऐप में सेव्ड हैं। ये इस क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज है। लाइव क्लास में ये एडवांटेज नहीं होता, चाहे आप मेरे पास कोचिंग में आकर पढ़ते हो या फिर इंटरनेट वगैरह पर कोई लाइव क्लास देखते हो, वो क्लास उसी समय खा पी के खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें आप कितनी भी बार जाके पुराने क्लासेस का रिवीजन कर सकते हो। तो आपको वेक्टर्स चैप्टर में डेफिनेशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या टर्म्स में बताया था। नेगेटिव वेक्टर, वहां बताया था कि अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर माइनस ए है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहां आप देख रहे हो एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ये प्रूव करता है कि जितनी फोर्स ए ने बी पर लगाई उतनी फोर्स बी ए पर लगा रहा है, वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन एक में माइनस लगने का मतलब क्या है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। इससे प्रूव होता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कैसे प्रूव होता है कि जितनी फोर्स ए ने बी पर लगाई उसका रिएक्शन उतना ही फोर्स बी ने ए पर लगा दिया। और हमने उसके लिए न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ तो दिख रहा है, जैसे पिछले में दिख रहा था u और v बराबर थे, यानी जितना इनिशियल वेलोसिटी था उतना ही फाइनल वेलोसिटी था, और अगर जितना ही इनिशियल वेलोसिटी है उतना ही फाइनल वेलोसिटी होता है, तो यानी वेलोसिटी का चेंज नहीं हुआ, यानी बॉडी जैसा है वैसा ही रहा अगर फोर्स नहीं लगी तो। और यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि ए ने बी पर जितना फोर्स लगाया उसका इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स बी ए पर लगा रहा है, यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये आपका ये पूरा क्वेश्चन एक कंप्लीट होता है जो एग्जाम में आ सकता है। मैंने जितनी बार भी स्कूल के एग्जाम का पेपर देखा है, बच्चों का होम एग्जामिनेशन का, उसमें ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन ऐसा हुआ नहीं है कि किसी साल ना देखा हो मैंने। और कॉम्पिटिटिव लेवल में ये असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस में आता है। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमें थ्योरी काम नहीं आएगी कंपटीशन लेवल में। थ्योरी बहुत ज़्यादा, यानी थ्योरी ही सबसे ज़्यादा काम आती है, बहुत ज़्यादा नहीं सबसे ज़्यादा, क्योंकि थ्योरी अगर क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। और न्यूमेरिकल्स के अलावा जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं,
वो थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। जैसे मैं अभी कुछ एप्लीकेशंस बच्चों को पिछले बताए, वो क्रिकेटर बॉल वगैरह वाले, और लॉ ऑफ इनर्शिया के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताए। अब नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होंगे। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ही आपके रियल लाइफ में भी काम आते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आते हैं। कोई भी नया इन्वेंशन, नया डिस्कवरी इन्हीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर बेस्ड होता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। आज का ये क्वेश्चन सारे बच्चे लिखकर प्रैक्टिस कर लें, बिना देखे इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लें समझने के बाद। और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आपको जब भी ये क्वेश्चन आए दोनों लॉ प्रूव करके दिखाने हैं, तभी आप ये लाइन लिखोगे। और इसके नीचे फिर आपको एक लाइन लिखनी होगी, दिस शोज दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज वी हैव प्रूव्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नया टॉपिक और नया कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जल्दी ही मिलते हैं।